Students, you are most welcome in BIMP YouTube classes, and your subject is International Business Management, and today's topic is Regional Economic Integration. ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था वो आपका इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जिसमें आपका WTO था, ठीक है, आपका IMF था, IBRD था, आपका वो सारे आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। और अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो है हमारे सारे आपके जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूशंस कैसे आपके कि जैसे हम इसमें आगे EU पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन आपका कहाँ पर है, जो आपके जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं। इसी के अलावा सार्क पढ़ेंगे, वो कहाँ पर है आपका, जो आपका दक्षिण एशिया होता है, ठीक है, वहां पर आपके ये सारे कंट्रीज मिलेंगे। तो वो थे इंटरनेशनल लेवल पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके रीजनल लेवल पर। तुमसे वहां स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, ठीक है। देखो, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जितने भी रीजन वाइज आपके कंट्रीज होते हैं, जैसे आप एशिया की बात करो, यूरोप की बात करो, आप अमेरिका की बात करो, ठीक है, तो वहां पर बेसिकली क्या होते हैं, रीजन वाइज है आपके कंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम रीजनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने पहले बताया था, जैसे सार्क आपका होता है, ठीक है, तो उसमें आपके 7 कंट्रीज हैं, जिसमें आपके इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, और आपका अफगानिस्तान है, आपका नेपाल है, ठीक है, आपका श्रीलंका है, मालदीव है, आपका म्यांमार है, ठीक है, उसके अंदर। तो बेसिकली जो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि भाई एक तो जो जितने भी उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक तो वो क्या कर सके कि इजीली ट्रेड कर सके आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हेल्प कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। किसी की इकोनॉमी डाउन है तो दूसरे कंट्री आगे बढ़ के उसकी हेल्प करें, जिससे कि क्या वो जो एक डाउनफॉल आ रहा है वो उसे वहां पर रिमूव कर सके। लेकिन मेन इसका बेसिक जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका मेन बेसिक पर्पस आपका होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बनाना, और जो ट्रेड होती है बिटवीन द 2 कंट्रीज उसे स्मूथली बनाना, उसे इजीली बनाना, और उसे क्या अच्छी तरीके से उसे आपका वहां पर चलाना, ठीक है। तो यही बेसिकली रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जहां पर आपके रीजन वाइज जितने भी कंट्रीज होते हैं वो एक साथ आते हैं, और उनकी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं, वो उन्हें मैनेज करके चलते हैं। और उनका मेन फोकस क्या होता है कि भाई जो भी हमारे बीच में ट्रेड हो, एक तरीके से आपकी फ्री ट्रेड वहां पर हो, ठीक है, कि जो फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर जो भी आपका प्रोडक्ट जाता है उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं या जो भी चार्जेस लगते हैं वो ना लगकर फ्रीली दोनों तरफ से जो आपके गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनका इनफ्लो और आउटफ्लो। बेसिकली ये मेन पर्पस है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें है आपका कि बेसिकली इसके 2 इसेंशियल फीचर्स हैं जो आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जैसे पहला फीचर है इसका रीइंट्रोडक्शन ऑफ फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर नेशंस, कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, आपकी एक फ्री ट्रेड होनी चाहिए। वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपके टैरिफ्स ना लगे, ठीक है, आपके बैरियर्स ना आए ट्रेड में, या जो भी टैक्सेस या चार्जेस आप इम्पोज करते हो या जो भी कस्टम ड्यूटी वहां पर लगाते हो वो आपस में ना लगे। दूसरा क्या है इसका सेकंड फीचर क्या है कि इम्पोजिशन ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन मेंबर कंट्रीज, ठीक है, कि हमारी जो हम जितने मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसी हमारी एक होनी चाहिए, और जो आपके अदर नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके साथ भी हमारी सबकी पॉलिसी एक साथ एक जैसी होनी चाहिए। अब जैसे 7 कंट्री हैं किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, अब वो डिफरेंट कंट्री से डील करते हैं। तो सपोज करो इंडिया है कि इंडिया ने अपनी कुछ पॉलिसी बना रखी है दूसरे कंट्री के लिए, उन्होंने कुछ पॉलिसी बना रखी है, तो एक इसका मेन फोकस ये भी रहता है कि भाई हम डिफरेंट ना बनाकर जितने भी हमारे नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक
ठीक है, उनके साथ हम एक कॉमन वहां पर अपनी पॉलिसी बनाए और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड स्टार्ट वहां पर करें। अब इसके बाद इसके जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो है आपके बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो किसी भी चीज की या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जब आपकी कॉस्ट वहां पर कम आती है या आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसे आप कम करते हो, चीप रेट पर आप उसे प्रोड्यूस करते हो, तो आप उसे बेसिकली क्या कहते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब आपस में क्रॉस बॉर्डर जो आपके टैक्सेस या जो टैरिफ है या जो आपकी कस्टम ड्यूटी होती है हम उसे रिमूव करते हैं, ठीक है, हम उसे हटा दें, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आप हाई प्राइस इंपोज करते हो वो वहां पर उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई नहीं होने का, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी कंट्री यदि दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करता है और उस पर 10% टैक्स लग जाता है, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, उस 10% को आपका जो उसका प्राइस है उसे उस प्राइस के अंदर वो वहां पर ऐड कर देगा। तो उससे एक फायदा क्या होगा कि यदि इस तरीके के टैक्सेस आपके हटा दिए जाएं या आपके रिमूव कर दिए जाएं तो वहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडवांटेज आपको मिलेंगे। सेकंड वन है उसका है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। सेकंड क्या है आपका, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली है जब आपकी टैक्स या टैरिफ्स आपके हट जाएंगे तो आप हो सकता है उसी प्राइस में जो आप किसी गवर्नमेंट को पे करते हो अपने प्रोडक्ट को आप मोर इंप्रूव कर लो, उसकी क्वालिटी को आप अच्छी तरीके से और इंप्रूव क्वालिटी वहां पर आप बना दो, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट जो है वो स्पेशलाइज हो जाएगा, इंटरनेशनली आपका प्रोडक्ट वहां पर स्पेशलाइज हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू द बेस्ट क्वालिटी या ड्यू टू द प्राइस। इसके बाद थर्ड वन आता है आपका कि भाई क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन आउटपुट। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन है, एक दूसरे से हम चीजें अपनी शेयर करते हैं, तो उससे बेसिकली हमें ये भी फायदा होता है जो हमारा क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन आउटपुट, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने वो पॉइंट्स में आपको यही बताया है कि क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, आपके ऊपर चार्जेस कम लगेंगे और आपको अगर टैक्स आपको पे नहीं करने हैं तो उससे ऑब्वियसली क्या होगी कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो है वो आपके आउटपुट में वहां पर दिखाई देगा। इसके बाद है नेक्स्ट वन एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस क्या होता है कि जो हमारे बीच में एक इंटीग्रेशन है, फ्रीली है, आप इधर से उधर आ जा सकते हो, ठीक है, फ्रीली आप वहां पर अपना व्यापार कर सकते हो, वो आपका अपने यहाँ पर आके व्यापार कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है, या आपका जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका वहां पर बढ़ता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है आपको वहां पर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है आपका इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऑब्वियसली जो हमारे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थी और हमने एक अपना एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अपना बना लिया, तो उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी हमारे टर्म्स हैं, जो भी हमारे रिजिड या डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम उन्हें वहां पर रिमूव कर देंगे, उन्हें हम वहां पर इजीली बना देंगे। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि सारी चीजें, सारा बिजनेस स्मूथली चलेगा, ट्रेड आपकी स्मूथली चलेगी, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्मूथली चलेगा, तो उसका सीधा इफेक्ट या सीधा आपको बेनिफिट कहां पर मिलेगा, आपकी इकोनॉमी के ऊपर। उससे क्या होगी कि आपकी इकोनॉमी आपकी मोर स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इकोनॉमी जो है वहां पर मोर स्टेबल इकोनॉमी आपकी बन जाएगी। उसके बाद है इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के, तो उनका क्या होगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी आपका इंप्रूव होगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी आपका वहां पर मॉडिफाई होगा, ठीक है। लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होंगे टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसका एक बेनिफिट आपका ये है
इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन फैक्टर मोबिलिटी। इंक्रीज इन फैक्टर मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जब चीजें फ्रीली हो जाएंगी, टैक्सेस या चार्जेस नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, इधर से इधर और इधर से इधर जो भी हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मूवमेंट करना होगा, वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट जो है वो हमारा वहां पर इजीली हो जाएगा। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट होगा वो हमारा वहां पर इजीली आपका हो जाएगा, और जो आपके जो फ्लो है ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो आप इजीली उसे मोबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, मोबिलिटी मीन्स क्या होता है, फैक्टर मोबिलिटी मीन्स कि मूवेबल, जहां पर चीजें या जहां पर आपके फैक्टर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स इजीली आप वहां पर मूव कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपकी कुछ फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसकी आपकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि हम इन फॉर्म्स के ऊपर जो है अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके चल सकते हैं, या इन फॉर्म्स के ऊपर हम अपनी जो यूनियन एक बना रहे हैं या अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन बेसिकली क्या होती है कि देखो दो तरीके की ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपके कंट्री के अंदर लगती है जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो। कस्टम ड्यूटी कब लगेगी कि जब क्रॉस बॉर्डर जो है आपके प्रोडक्ट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर आपके एक्सचेंज होंगे, तो वहां पर आपके कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, कस्टम यूनियंस वहां पर बना सकते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम टैरिफ्स लगा रहे हैं या जो भी हम ट्रेड के ऊपर चार्जेस हम लगा रहे हैं, हम उसे वहां पर कम कर देंगे। ठीक है, वहां पर हम उसे या बिल्कुल खत्म कर देंगे कि 10% उसकी जगह 2% कर देंगे, या 2% की जगह उसे हम बिल्कुल भी हटा सकते हैं। तो आप एक इस फॉर्म में भी अपना इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है उसे आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, उसे आप बना सकते हो। सेकंड है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया कि कोई भी एक आप पर्टिकुलर एरिया आप लोगे तो उसे आप क्या कर दोगे, उसे आप एक फ्री ट्रेड एरिया कह दोगे कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर आप इजीली फ्री ट्रेड आप आपस में कर सकते हो। वो कंट्री है, ओपन भी कर सकते हैं अपने बॉर्डर को कि भाई फ्रीली है, ये कंट्री हमारे यहाँ पर सेल आउट कर सकता है, और हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ पर जाकर चीजों को आपकी सेल आउट वहां पर कर सकते हैं। थर्ड है आपका कॉमन मार्केट। एक फॉर्म ये भी हो सकती है कि भाई हम एक कॉमन मार्केट बनाते हैं। कॉमन मार्केट मीन्स क्या होता है कि कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, कंट्री ई या कंट्री एफ, उसके जो भी लोग हैं या उसके जो भी आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए कॉमन मार्केट बना दिया। वहां पर हर कोई आकर अपनी प्रोडक्ट और जो भी उनके सर्विसेज हैं वो एक दूसरे कंट्री के अंदर वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर क्या है ट्रेड एंड टैरिफ हटा दिए और एक हमने कॉमन मार्केट बना दिया कि इस कॉमन मार्केट के अंदर आप अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इजीली आप कर सकते हो। अब लास्ट वन है इसमें आपका पॉलिटिकल यूनियन। एक हम इस तरीके से भी स्टैब्लिश कर सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर, हालांकि विदाउट पॉलिटिकल लेवल भी ये तीनों आपके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने आपके जिस भी पर्टिकुलर कंट्री का जो भी मेन प्रेसिडेंट होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, या चाहे आपका राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, वो ही आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें एक पर्टिकुलर ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वहां पर बनाना है। तो आपकी तो उनकी बेसिकली यूनियंस वहां पर आपकी बन जाती हैं। हर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहीं पर आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सारे कंट्रीज के अंदर। एक बार जो है आपका प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी सबकी आपकी मीटिंग वगैरह वहां पर होती है। तो उनका मेन मोटिव यही है कि भाई हम एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पर बना सकें। ठीक है, उसमें साथ के साथ आपके पॉलिटिकल इशू भी आपके सोल्व होते हैं, साथ के साथ आपके ट्रेड से रिलेटेड भी इशू आपके सोल्व होते हैं, और साथ के साथ आपके फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके इश्यूज वहां पर सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं ही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, कि जैसे आपका EU आएगा और मैप का जो होगा, हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।